टारगेट सैल्यूट गाइस, देवभूमि उत्तराखंड से आप सबको नमस्कार। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 7 सोशल साइंस चैप्टर 10 द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड इंट्रोडक्शन का पार्ट 2। पिछले पार्ट में हमने बहुत कुछ इंपॉर्टेंट कवर कर लिया था और आज हम इसको कंप्लीट करने वाले हैं। लेट्स स्टार्ट। With this we come to the third part of the chapter, important features of the Constitution of India। हमें मालूम है कि गवर्नमेंट के 3 हिस्से होते हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, और तीनों में सेपरेशन ऑफ पावर होता है जिससे तीनों अपना अपना काम कर पाए ढंग से। लेजिस्लेचर जो है वो लॉज बनाती है, एग्जीक्यूटिव जो है वो इन लॉज को इम्प्लीमेंट करती है, लागू करती है, और एग्जीक्यूटिव के जो हेड होते हैं वो है प्राइम मिनिस्टर। जुडिशरी ये इंश्योर करता है कि जो भी लॉज बनाए गए हैं वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में है, और ये भी डिसाइड करता है कि अगर कोई लॉ तोड़ा गया है तो उसकी पनिशमेंट क्या होगी। इंडिया में हमारे पास एक 3 टियर सिस्टम है गवर्नमेंट का, सेंट्रल लेवल, स्टेट लेवल और लोकल लेवल, मतलब पंचायती राज सिस्टम। कुछ फंक्शंस और रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं जो सिर्फ सेंट्रल लेवल पे हो सकती हैं और कुछ काम स्टेट लेवल या लोकल लेवल पे भी असाइन होते हैं। ये सारी चीजें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत ही क्लियरली दी गई हैं, जो डिफाइन करता है रोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, फंक्शंस और अकाउंटेबिलिटी फॉर एवरी पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। इंडिया का जो इलेक्टोरल सिस्टम है वो अलाउ करता है कि हर एलिजिबल सिटीजन जो एक एज के ऊपर है वो कंट्री में वोट कर सकता है। इसके अलावा फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के। अगर हम फंडामेंटल राइट्स की बात करें तो इंडिया में 4 फंडामेंटल राइट्स हैं। राइट टू इक्वालिटी विच इज आर्टिकल 14, इक्वालिटी बिफोर लॉ, राइट टू फ्रीडम आर्टिकल 21, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन एंड राइट टू एजुकेशन आर्टिकल 21A। ये सब है फंडामेंटल राइट्स जो कंट्री के हर सिटीजन को मिलने ही चाहिए। फिर आती है फंडामेंटल ड्यूटीज, ऐसी ड्यूटीज जो हर सिटीजन को निभानी ही चाहिए। सबको कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो करना है, उसकी रिस्पेक्ट करनी है, नेशनल फ्लैग की भी रिस्पेक्ट करनी है और नेशनल एंथम की भी। कंट्री को डिफेंड करना है, और अगर कभी भी कंट्री को आपकी सेवा की जरूरत पड़े, नेशनल सर्विस की जरूरत पड़े, तो आपको आगे आना पड़ेगा। हमारी कंट्री का जो इतना रिच हेरिटेज है, कल्चर है, उसकी रिस्पेक्ट करना, उसको वैल्यू करना और प्रिजर्व करना। हमारे नेचुरल एनवायरनमेंट मतलब फॉरेस्ट, लेक, रिवर्स, वाइल्ड लाइफ, इन सबको प्रोटेक्ट करना, इंप्रूव करना और हर लिविंग क्रीचर की तरफ कंपैशन रखना, काइंडनेस रखना। तो अगर आप अपने आसपास देखते हो कि लोग जो है वो रिवर्स को गंदा करते हैं, पानी को, कूड़ा इधर उधर फेंक देते हैं, तो एक्चुअली वो अपनी फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं फॉलो कर रहे हैं। हमारी 5th फंडामेंटल ड्यूटी है कि हम जो भी काम करें, चाहे इंडिविजुअली करें चाहे साथ मिलके करें, उसमें हमें एक्सीलेंस अचीव करना है, जिससे देश की भी तरक्की हो और हमारी भी तरक्की हो। काम चलाओ वाला काम नहीं करना है। और 6th फंडामेंटल ड्यूटी होती है कि अगर आप एक पेरेंट या गार्जियन हो तो आप इंश्योर करो कि आपके बच्चों को ढंग से एजुकेशन मिले, अच्छी एजुकेशन मिले, स्पेशली बिटवीन द एजेस ऑफ 6 to 14। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने मेंशन करी थी वो थी DPSP, मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स एक्चुअली गोल्स होते हैं जो गवर्नमेंट अचीव करना चाहती है। ये दिखाते हैं कि कंट्री जो है वो किस डायरेक्शन में मूव करना चाहती है इंडिया को और बेटर बनाने के लिए। तो DPSP जो होते हैं ये एक्चुअली फंडामेंटल राइट्स नहीं होते हैं, बट ये गाइडलाइंस होते हैं। अगर किसी सिटीजन को फंडामेंटल राइट नहीं मिल रहा है तो वो कोर्ट्स में जा सकता है और जजेस के सामने अपनी बात रख सकता है, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स वो प्रोमिसेस हैं जो पूरे होने चाहिए। लेकिन अगर DPSP पूरा नहीं हो रहा है तो आप कोर्ट में नहीं जा सकते, क्योंकि ये गाइडलाइंस है, ये स्ट्रिक्ट रूल्स नहीं है, ये एस्पिरेशन है, ये वो है जो हम बनना चाहते हैं या जिसकी तरफ देश को काम करना चाहिए, बट कोई कंपल्शन नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने ये सिस्टम इसलिए बनाया क्योंकि वो चाहते थे कि कुछ राइट्स तो ऐसे हों जो इमीडिएटली सिटीजन्स को मिले, जैसे कि फंडामेंटल राइट्स, लेकिन कुछ बड़े गोल्स होने चाहिए जो टाइम के साथ कंट्री अचीव करने की कोशिश करे, और ये है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। जैसे इंडिया में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है आर्टिकल 41, वेलफेयर गवर्नमेंट, लोगों का वेलफेयर सोचना चाहिए। आर्टिकल 44, यूनिफॉर्म सिविल कोड, देश के हर सिटीजन को कंट्री के सेम रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। किसी भी ग्रुप के लिए, सिटीजन के लिए अलग तरह के रूल्स नहीं बनाए जाएंगे, सबके लिए सेम रूल्स होंगे। आर्टिकल 38, सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक जस्टिस। आर्टिकल 48A, एनवायरमेंट एंड वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन। आर्टिकल 49, प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट्स, प्लेसेस एंड ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। एंड आर्टिकल 47, न्यूट्रिशन, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड पब्लिक हेल्थ। With this we reach the 4th part of the chapter, the constitution is a living document। हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे उनको ये बात समझ में आ गई थी कि ओवर टाइम, समय के साथ चीजें बदलेंगी ही ऑब्वियसली, और उस समय हमें नए लॉज और रूल्स की जरूरत पड़ेगी। टाइम के साथ इवॉल्व करना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल जो फंडामेंटल ड्यूटीज वाला पार्ट है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4A में दिया गया है, और ये 1976 में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया था। तो ये स्टार्टिंग से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं था,
लेकिन हमें ये भी याद रखना होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन में अगर कोई भी चेंजेस किए जा रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में किए गए चेंजेस को हम कहते हैं अमेंडमेंट। तो कॉन्स्टिट्यूशन में अगर कोई भी अमेंडमेंट किया जा रहा है तो उसके पहले पार्लियामेंट में उसको बहुत ही अच्छे से डिबेट किया जाता है। काफी बार तो उनको लेजिस्लेटिव असेंबली, मतलब जो स्टेट लेवल पे जो लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, उसमें भी डिबेट करना पड़ता है। बहुत बार गवर्नमेंट को अगर ऐसा लगता है कि जो डिसीजन है, अमेंडमेंट है, वो काफी बड़ा है, तो वो पब्लिक से भी ओपिनियंस मांगते हैं। वो ऐसी अपॉर्चुनिटी क्रिएट करते हैं जहां पे जो आम जनता है वो भी अपना फीडबैक दे सकती है। फॉर एग्जाम्पल 2020 में आधार ऑथेंटिकेशन रूल्स में कुछ चेंजेस किए जा रहे थे जिसमें पब्लिक का भी व्यू मांगा गया था, पब्लिक से फीडबैक मांगा गया था। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कोई ना कोई अमेंडमेंट्स किए गए। फॉर एग्जाम्पल पहले के समय में लोगों को अपने घर पे नेशनल फ्लैग फ्लाई करना अलाउ नहीं था। 2004 में एक सिटीजन को ऐसा लगा कि अपने देश में प्राइड दिखाना, गर्व को एक्सप्रेस करना उनका राइट है, और इसलिए उन्होंने कोर्ट से अपील करी। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये बात मान ली और उन्होंने कहा कि हाँ, अपने देश का फ्लैग अपने घर में फ्लाई करना इज पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, क्योंकि आप पेट्रियोटिज्म की फीलिंग इसके थ्रू एक्सप्रेस कर रहे हो। तो उसके बाद उन्होंने इस रूल को चेंज कर दिया, अमेंड कर दिया, और अब हम आराम से प्राइड से हमारा जो ट्राई कलर है, हमारा जो फ्लैग है, उसको अपने घरों में फ्लाई कर सकते हैं। लेकिन हमें यह ध्यान रखना होगा कि कभी भी उसकी डिसरिस्पेक्ट ना हो। दूसरा एग्जाम्पल है पंचायती राज सिस्टम। पंचायती राज सिस्टम जो है वो ओरिजिनली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं था, लेकिन वो 1992 में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड किया गया था थ्रू द 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। अब हम जल्दी से बोनस को डिस्कस कर लेते हैं, अंडरस्टैंडिंग द प्रियम्बल। कॉन्स्टिट्यूशन के कोर वैल्यूज आपको प्रियम्बल में मिल जाएंगे। ये वो वैल्यूज हैं जो गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं कोई भी रूल बनाने के लिए या डिसीजन लेने के लिए। ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि जो गवर्नमेंट है वो प्रियम्बल में दिए गए इन वैल्यूज को फॉलो करेगी, और साथ ही साथ जो सिटीजन्स हैं वो भी इन वैल्यूज को फॉलो करेंगे। इन वैल्यूज की झलक आपको पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं ना कहीं दिख जाएगी, और इसीलिए इनको एक जगह इकट्ठा करके प्रियम्बल में लिखा गया है। जल्दी से नजर डालते हैं कि हमारा जो प्रियम्बल है वो कैसा दिखता है। उसमें बेसिकली 10 बातें कही गई हैं। पहला कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो लोगों की विशेस को दर्शाता है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन को लोगों के रिप्रेजेंटेटिव्स ने बनाया है। ये कॉन्स्टिट्यूशन किसी भी किंग ने या किसी आउटसाइड पावर्स ने इंडिया को नहीं दिया है, ये इंडिया के लोगों के खुद के रिप्रेजेंटेटिव्स ने बनाया है। दूसरा, सॉवरेन, मतलब पीपल ऑफ इंडिया आर इंडिपेंडेंट, उनके पास सुप्रीम राइट है इंटरनल और एक्सटर्नल मैटर्स पे डिसीजन लेने का। कोई भी एक्सटर्नल पावर, बाहर की पावर जो है वो हमारी गवर्नमेंट को डिक्टेट नहीं कर सकती। सोशलिस्ट, मतलब वेल्थ जो है वो सोशली जनरेट करी जाएगी पूरी कंट्री में, और पूरी सोसाइटी उसको शेयर करेगी। गवर्नमेंट जो है वो लैंड ओनरशिप और इंडस्ट्री ओनरशिप का ध्यान रखेगी, जिससे सोसाइटी में सोशियो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, मतलब गरीबी और अमीरी जो है वो रिड्यूस हो सके, सारे लोगों को अपॉर्चुनिटीज मिल सके। सेक्युलर, इसका मतलब सिटीजन्स के पास पूरी तरह से फ्रीडम है उनका जो मना है वो रिलीजन फॉलो करने का। सोशलिस्ट और सेक्युलर वर्ड जो है ये ओरिजिनली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं थे। इनको प्रियम्बल में ऐड किया गया था 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में इन 1976। और इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था ये एक्चुअली इमरजेंसी के बीच में हुआ था। इंडिया में इमरजेंसी लागू हुई थी 1975 से 77 के बीच में, और उसी इमरजेंसी के टाइम पे ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया था, जिसमें सेक्युलर और सोशलिस्ट वर्ड को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया था। जो नेक्स्ट वैल्यू है हमारे प्रियम्बल में वो है डेमोक्रेटिक, एक ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जहां पे जनता जो है वो अपने रूलर्स को खुद इलेक्ट करती है, अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करती है, और गवर्नमेंट जो है वो जनता के प्रति अकाउंटेबिलिटी रखती है। फ्रेटर्निटी, मतलब हम सारे सिटीजन्स को ऐसे बिहेव करना चाहिए जैसे हम सेम परिवार के मेंबर्स हैं और हम सब बराबर हैं। इक्वालिटी, लॉ के सामने सारे सिटीजन्स इक्वल हैं और सारे लोगों को बराबर की अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। लिबर्टी, मतलब सिटीजन्स पे कोई भी अनरीजनेबल, गलत रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाने चाहिए और वो वेरियस फ्रीडम्स फॉलो कर सकते हैं। लेकिन जैसे कि मैं पहले के चैप्टर्स में या दूसरे वीडियोस में भी बोल चुकी हूँ, जहाँ पे आपका फ्रीडम खत्म होता है वहाँ किसी और का शुरू होता है। तो ये बहुत ध्यान से करना चाहिए कि फ्रीडम के नाम पे हमें ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए जिससे किसी और का फ्रीडम खत्म हो रहा हो। फ्रीडम इज समथिंग विच शुड बी टेकन रिस्पॉन्सिबली। नेक्स्ट, जस्टिस। सिटीजन्स जो हैं उनमें किसी भी ग्राउंड पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता और गवर्नमेंट को पूरी जनता के वेलफेयर के लिए काम करना चाहिए। और लास्ट में रिपब्लिक, इसका मतलब जो हेड ऑफ स्टेट है वो
एक इलेक्टेड पर्सन होंगे और कोई हेरिडिटरी पोजीशन जैसे मोनार्क्स में होती है ना कि पहले राजा होता है, फिर राजा का जो बेटा होता है वो राजा बन जाता है, तो वो हेरिडिटरी होती है। लेकिन रिपब्लिक में कोई भी हेरिडिटरी लीडर नहीं बन सकता, जिसको भी जनता वोट करेगी वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हेड ऑफ स्टेट बनेगा। इस चैप्टर में आपने क्या नया सीखा मुझे नीचे कमेंट्स में बताओ। इसी के साथ हमने ये पूरा चैप्टर बहुत ही डिटेल में, बहुत ही ढंग से कवर कर लिया है। नाउ यू हैव नो एक्सक्यूज, आपको इसमें फुल मार्क्स लाने ही पड़ेंगे, ठीक है। तो आई सी यू गाइज नेक्स्ट टाइम विद द नेक्स्ट चैप्टर। एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। आई सी यू गाइज नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप इट सिंपल। बाय बाय।